तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने इस सीरीज की स्टार्ट करी थी जिसको हम बोल रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि चैप्टर वाइज आपका हर एक चैप्टर का हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे। और हिस्ट्री हिस्ट्री जैसे जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं आप सभी को पता होगा, बहुत से बच्चों को ये बोरिंग भी लगते हैं। और एमसीक्यू के अंदर तो भाई साहब मतलब सारे के सारे हार मान जाते हैं। और पेपर के अंदर क्या होता है कि अगल बगल हमें देखने की जरूरत पड़ जाती है फिर, ठीक है। और ये अगल बगल देखना ना पड़े आप लोगों को, इसी के लिए जो है हमने आपका हिस्ट्री का डर भगाने के लिए इस एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करा था। और आज है हमारा डे 8 है हमारा आज। और 45 डेज तक का हमने जो है चैलेंज लिया हुआ है। और आप सभी लोगों को पता है कि इस 45 डेज चैलेंज के अंदर हमने क्या करना है। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसके माध्यम से। और एमसीक्यू के जैसे क्वेश्चन बना करके सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बात यहाँ पर यह है कि एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से सुने। जो भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या फिर एनसीईआरटी की जो बुक से मैंने पिक्स वगैरह लगा रखी हो, तो ये सारे ही बातें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं। आज है हमारा डे 8, चैप्टर नंबर है हमारा 3rd, जिसका पार्ट है ये 3, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इस वजह से सोचा कि थोड़ा एक पार्ट और लेके आ जाए बजाय वीडियो लंबी बनाने के, क्योंकि वीडियो जब लंबी बन जाती है तो ज़्यादा वो नहीं हो पाता फिर अच्छे से। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके मिड टर्म या फिर प्री बोर्ड के अंदर कम मार्क्स आ रखे हैं, तो जाइए इस वीडियो को देखिए। मैं कहूँगा इसी वीडियो को जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बोर्ड के अंदर आप अभी भी 95% आराम से अचीव कर सकते हैं, कैसे आपको सब पता चल जाएगा। और आप लोगों की ही सहायता के लिए हमने जो है यूट्यूब पे कुछ इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस होती है। व्हाट्सएप चैनल आप उस पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वरना सिंपल सी बात है, यूट्यूब के अंदर एक कम्युनिटी वाला सेक्शन होता है, इसके अंदर जाइए और जा करके देखिएगा। डेली के 5 क्वेश्चंस मैं डेली के पोस्ट करता हूं। और जैसे ही किसी क्वेश्चन के ऊपर आप आंसर के ऊपर जैसे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको विद एक्सप्लेनेशन कि क्या उसका राइट आंसर और क्यों है, इसके बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर पता चल जाएगा। और आप देख सकते हैं 12th की एनसीईआरटी है, वहीं से मैं डालता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे डे वाइज इस टास्क को ढूंढ सकते हैं, मतलब हमारा जो चैलेंज है इसको ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पर जाइएगा, ये प्लेलिस्ट में जाइए। इसी प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको 2 प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी। एक दिख जाएगा पॉलिटिकल साइंस का और एक दिख जाएगा आपको हिस्ट्री का। तो दोनों ही जाकर के डे वाइज जाकर के अच्छे से देखिए। और ट्रस्ट में गाइस, नोटबुक निकाल करके बैठिए और उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि डे 1 के अंदर हमने ये चीज़ें सीखी, ऐसे ऐसे करके मतलब लिखिए। नोटबुक बनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोगों को पता है ये मेरा सुकून है, अभी तक हम डे 8 तक पहुंच चुके हैं। ये आज डे 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका पॉलिटिकल साइंस का है। और ये डे 8 आपका बंधुत्व जाति और वर्ग, इसके बारे में है, जो कि हिस्ट्री का है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। और हाँ, टोटल आ जाएगा 8 के साथ ही क्वेश्चन है। जाकर के देखिएगा कि कितने मतलब आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं और कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है, इसी वजह से। किस कथा में बोधिसत्व, ये बोधिसत्व है बेसिकली, ये सत्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी। बोधिसत्व बेसिकली कौन होते हैं? अब बोला जाता है कि पूर्व जन्म में ना ये भी एक प्रकार से महात्मा बुद्ध जी की तरह ही हुआ करते थे, ऐसा बोला जा रहा है। ज्ञान इनको प्राप्त था, ऐसा बोला जा रहा है। तो एक कहानी है, एक स्टोरी है, जिस स्टोरी के अंदर एक चांडाल, चांडाल याद आ रहा है, मनुस्मृति के अंदर जो है चांडाल के कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है। उसी के अंदर बोला जा रहा है कि चांडाल के रूप में एक बोधिसत्व पृथ्वी पर आया था। तो ऐसी एक कहानी है। तो वो कहानी कहाँ पर है, मतलब कौन सी कहानी इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मातंग जातक, ठीक है जी। ये महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध धर्म की जातक कथाएं होती है ना, उन्हीं जातक कथाओं में से एक जातक कथा है जिसका नाम है मातंग जातक। और इसी जातक कथा के अंदर जो है आपका बताया जा रहा है कि एक चांडाल किस तरीके से बोधिसत्व के रूप में, यानी कि बुद्ध के रूप में आते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं। जा करके इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। स्रोत नंबर 10 है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। देखिए लिखा भी है मातंग जातक, पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो है आपका स्त्री धन। स्त्री धन जो है किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही सरल दिख रहा है, लेकिन आपको सभी को पता भी होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है। तो सोचिए क्या है इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका विवाह में मिले उपहार को स्त्री धन कहते हैं। और कन्या का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कन्यादान, कन्यादान जो है
पिताजी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है। पिता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य जो है स्त्री के प्रति, उसकी बेटी के प्रति, वो होता है कन्यादान। तो इसको याद रखिएगा। और जब कन्यादान करते हैं तो विवाह के अंदर जो है ना, पिताजी या उसके माताजी कुछ स्त्री धन देते हैं, मतलब कुछ दहेज प्रथा समझ लीजिए यार, स्त्री धन देते हैं। एक चीज आपको याद ये रखना है, जो स्त्री धन है ना, ये इसके ऊपर संतान का ही सिर्फ अधिकार होगा, मतलब स्त्री की जो पुत्र या पुत्री होंगी उन्हीं का ही केवल अधिकार होगा, पति का अधिकार नहीं होगा। ये स्पेसिफिकली यहाँ पर बताया गया है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और मनुस्मृति के अंदर तो एक बात ये भी लिखी गई है कि भाई साहब, जो स्त्रियां होंगी विवाह करने के पश्चात, मतलब शादी हो जाएगी उसके बाद, जब स्त्रियां होंगी यानी औरतें होंगी, बिना पति के परमिशन के आप कभी भी धन को संचय नहीं करोगे, धन को इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है जी, बचत नहीं बनाओगे, ऐसा बोला जा रहा है मनुस्मृति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुत्त पिटक नामक ग्रंथ। सुत्त पिटक आप जानते हैं क्या है, किस धर्म से रिलेटेड है, सबको पता होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है जी। 3 पिटक होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका इसी के ऊपर होगा, तो अच्छे से देखिएगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आख्यान में किसका संग्रह है। देखिए आख्यान क्या होता है, देखिए क्या होता है, इतिहासकारों ने क्या करा है कि जो महाभारत है ना, महाभारत को 2 प्रकार में बांटा हुआ, 2 शीर्षकों में बांटा हुआ है, जिसमें से एक है आपका आख्यान, ठीक है, एक है आपका आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक, उपदेशात्मक, ठीक है जी। तो आख्यान में क्या होता है कि कहानियों का संग्रह होता है, कहानियों का झुंड होता है बेसिकली इसके अंदर। और उपदेशात्मक में क्या होता है कि उपदेश दिया जाता है केवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता इसी उपदेशात्मक का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। बाकी जो स्टोरी चल रही है वो कहानी, वो आख्यात्मक का पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आख्यान में किसका संग्रह होता है, तो ये आपकी कहानियों का संग्रह होता है। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इस पूरे को पढ़िएगा जरूर। इतना बड़ा ना मैंने अपने शौक के लिए नहीं लगा रखा, आप ही लोगों के लिए लगा रखा है, इसको पढ़िएगा। और हाँ, 95% लाने का अगर आपका जुनून धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है तो भाई वापस से बढ़ा लो, बिकॉज 15 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और 15 फरवरी के बाद मुझे अच्छे से पता है जो जो आपका पेपर होगा सबसे पहले आपका टारगेट वही रहेगा। और ये बोर्ड है भाई, फाइनल है ये आपके अब, ठीक है, अब जग जाओ। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत मूल कथा के रचयिता कौन थे। याद रखिएगा, मूल कथा पूछा है, ओवरऑल कथा का नहीं पूछा है। तो मूल कथा के जो रचयिता है उसे बोलते हैं भाट सारथी, भाट सारथी, ठीक है जी। भाट सारथी भी गलत लिख दिया इन लोगों ने, भाट सारथी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी। तो ये उनके मूल कथा के रचयिता थे। और यहाँ लिखा भी है कि लेखक कौन थे, एक थे या एक से ज़्यादा लोग थे। तो आपको पता होगा कि जो महाभारत के लेखक हैं वो एक से ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार में हमें मिलते हैं। कहीं हमें संस्कृत लैंग्वेज में महाभारत मिल रहा है, तो कहीं हमें तमिल लैंग्वेज में मिल रहा है, मतलब बहुत सारे संस्करण हमें मिले थे। और इन्हीं सभी का एक होता है ना कि इकट्ठा करके, सभी स्रोतों को इकट्ठा करके और एक कॉमन बुक पे आया जाए। तो इसके लिए एक याद है, 1919 में वी.एस. सुक्तांकर ने एक मुहिम चलाई थी, जिसके थ्रू 13,000 से ज़्यादा पन्नों का एक वो बना दिया था महाभारत वाला। याद आ रहा है किसी को कुछ? पढ़िए भाई, याद करिए उसे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखा भी हुआ है कि जो रचयिता है महाभारत के मूल 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 कथा के जो रचयिता है वो है आपके भाट सारथी, जिन्हें सूत भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब ये लोग आखिरकार होते कौन थे? ये बेसिकली क्या होता था कि राजा के साथ ना युद्ध में जाया करते थे और उन्हीं के साथ जो है युद्ध लड़ा करते थे, मतलब ओपोनेंट से लड़ रहे हैं, विरोधी से लड़ रहे हैं, ठीक है। और राजा जिस तरीके से लड़ाई लड़ाई कर रहा है, उसकी विजय के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं भी यही लोग लिखा करते थे। इसके बारे में आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, नोटपैड में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन तो आया भी हुआ है आपके पेपर में। क्या पूछ रहा है कि 1951-52 में किस प्राचीन विद्वान ने मेरठ जिले, जो कि यूपी में पड़ता है, हस्तिनापुर आपको याद आ रहा है, हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया था। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बीबी लाल। और एक और चीज यहाँ पर, जॉन मार्शल के बारे में आपको याद आ रहा है कुछ? जॉन मार्शल कौन थे? याद करिए, मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बुक है वो इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है जी। और वी.एस. सुक्तांकर, आपको नाम याद है, वी.एस. सुक्तांकर, ये कौन था? 1919 के अंदर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, क्रिटिकल एडिशन निकालने वाले यही वो व्यक्ति थे। और बीबी लाल के बारे में तो मैंने बताया, यही वो व्यक्ति है जिनने हस्तिनापुर के अंदर उत्खनन किया है, खनन वगैरह की है, खोज वगैरह करी है। कब किया था? 1951-52 में। और एस.एन. राव, आपको याद होगा, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये बुक इन्होंने लिखी थी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जरा बीबी लाल के बारे में कुछ बातें हम जरा पढ़ लें, देख लीजिए लिखा हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीबी लाल ने जो जब
खोजबीन करी थी, तो उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे ना आबादी को जो है 5 स्तरों पर बांटा गया था, 5 साक्ष्यों में बांटा गया, जिसमें से दूसरा और तीसरा साक्ष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। और आपका जो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बना था वो यही बना था कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको पूरा एक बार पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए यहाँ पर ये रहा, और तीसरा देखिए आपका ये रहा, तो दोनों के बारे में अच्छे से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुपति प्रथा, बहुपति मतलब एक पत्नी के एक से ज्यादा पति होते हैं, तो ऐसी ऐसी प्रथा जो है हमें इन चारों में से किस में देखने को मिलती है, सभी को पता है, महाभारत में मिलती है, जहाँ पर द्रौपदी को एक से ज्यादा का बताया जाता है। ठीक है जी, देख लीजिएगा, कहानी भी है इसके बारे में। अच्छा ये बताइए, महाभारत की जो ये कहानी है बहुपति वाला, ये कौन से संस्करण से ली गई है, इसको बताइए जरा। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ इसे, इसको मार्क कर लीजिएगा स्टार। क्वेश्चन क्या है, कुंती और निषादी। कुंती आपको पता होगा कि महाभारत के अंदर जो पांडवों की माँ है, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कुंती। और ओ निषादी, निषादी एक बेसिकली जात हुआ करती थी। हुआ क्या है कि आप लोग एक जा करके ना एक बार पढ़िएगा, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो घर वाला याद है, एक घर के अंदर जा करके पांडव छुप जाते हैं, लेकिन रात में वो खाना वाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन पता चलता है कि वो जो घर है वो जल चुका है, और उसके अंदर से 5 लोगों की बॉडी प्लस एक माता की बॉडी मिलती है, तो सबको लगता है कि पांडव मर चुके हैं, लेकिन असल में कोई और थे। वो जिनकी बॉडी मिलती, वो लोग निषाद ही थे, निषाद कास्ट से थे। ठीक है, तो ये कहानी किसने लिखी है, ये कहानी लिखी है आपकी महाशिव, ये भी गलत लिखा है यार, एक मिनट की आपको बताता हूँ मैं। ये कहानी आपकी लिखी है किसने, महाश्वेता, महाश्वेता देवी ने लिखी है। ठीक है जी, महाश्वेता देवी ने लिखी है। पाणिनि आप सभी को पता होगा, ये क्या चीज़ है, ये पाणिनि आपकी अष्ट, भाई ये जितने भी लिख रहा हूँ ना सबको ये देख लीजिए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अष्टाध्यायी, ये यह है अष्टाध्यायी। ये बेसिकली क्या है, संस्कृत के अंदर ग्रामर की बुक है, ये संस्कृत की एक व्याकरण की बुक है, जो कि किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। खैर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, बट बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ यहाँ पर। शूद्रक आपको याद आ रहा है, मृच्छ कटिकम, अरे यार रुकिए एक मिनट, मृच्छ कटिकम, ये पुस्तक किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी थी ये वाली। महर्षि सुश्रुत ने क्या लिख रखा है, बता देते इसके बारे में। महर्षि सुश्रुत ने जो लिख रखा है उसको बोलते हैं सुश्रुत, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता से याद आया, एक और बुक थी कौन सी, जो कि चरक ने लिखी थी, चरक ने लिखी थी, वो क्या थी, चरक संहिता। ठीक है जी, संहिता बेसिकली एक मेडिकल टर्म में वर्ड यूज किया जाता है, आयुर्वेदा के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो सुश्रुत संहिता जो है महर्षि सुश्रुत ने लिखी थी, और चरक संहिता जिसने लिखी थी वो चरक ने लिखी थी। ठीक है जी, तो इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। महर्षि ने तो बता दिया, ये ग्रामर वाली बुक है जो कि पाणिनि ने लिखी थी। संस्कृत की ग्रामर की बुक किसने लिखी है, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आई गेस इतना ही है। हाँ मैंने बता दिया, देखो यहाँ लिखा हुआ है वो कहानी, जैसे ब्लू कलर में ना लास्ट का जब आपका चैप्टर एंड हो रहा होगा तो ऐसे ब्लू कलर में लिखा हो, उसको पूरा पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है उसके अंदर। और ये क्वेश्चन आपको पता है कि चंडालों के कर्तव्य के बारे में मनुस्मृति में है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो वीडियो है ना उसी के क्वेश्चन आ गए। फाया और हिंसक चीन से संबंधित है, आपको पता होगा। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही है, जाकर के आप डेली के 5 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, और हाँ राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। बता रहा हूँ मैं आपको, बोर्ड के एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है जी, जा करके करिए करिए करिए, करने का समय ही है इस समय, अभी नहीं किया तो भाई कभी नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, सपने अगर बड़े देखने तो एफर्ट्स भी बड़े ही डालने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए अभी के लिए बस इतने में विराम लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।